तो द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इंसान की ऐसी कमजोरियां हैं जो वो अवॉइड नहीं कर पाता है। हम लोग शॉर्ट माइंडेड होते हैं, लालची होते हैं, हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और हम इंसानों का जो दिमाग है वो बदलता रहता है और सेल्फ डिफीटिंग जैसी वीकनेसेस होती है। तो हम अगर अपनी कमजोरियों या लॉस को अच्छे से समझ जाए तो हम अपनी लाइफ काफी बेहतर बना सकते हैं। फिर ना तो कोई हमारा फायदा उठा पाएगा और ना ही कोई अपने ट्रैप में हमें फंसा सकता है। लेकिन कई बार हमारी खुद की कमजोरी ही हमें मुसीबत में डाल देती है। तो इस समरी में हम आपके साथ कुछ ऐसे ही फेमस लोगों की कहानियां शेयर करेंगे जो अपनी कमजोरियों और ह्यूमन नेचर से ऊपर उठकर के सफलता की सीढ़ियों पर चढ़े। देखा जाए तो हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, क्योंकि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। हमारे अंदर कई सारी कमियां होती है, लेकिन अगर हम अपनी इन कमियों को खुद पर हावी होने देंगे तो लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी वीकनेसेस पर काबू पा लेते हैं तो हम खुद को एक बेहतर इंसान बनाकर एक बेहतर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं द लॉ ऑफ कविटसनेस की। ग्रेबियल शनेल 11 साल की थी जब उसकी मदर की डेथ हो गई। उसके फादर ने ग्रेबियल और उसकी 2 बहनों का फ्रांस के एक कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दिया और फिर कभी भी वापस उन्हें मिलने नहीं आए। एक दिन ग्रेबियल को कॉन्वेंट में कुछ रोमांटिक नॉवेल्स मिले, शायद कोई बाहर से ये नॉवेल लेकर आया था। तब से ग्रेबियल को सिंड्रेला टाइप की कहानियां अच्छी लगने लगी और वो इन कहानियों की प्रिंसेस के साथ खुद को कंपेयर करती थी, जो बचपन में गरीब होती है मगर बड़े होने पर किसी राजकुमार से शादी करती है और एक खुशहाल लाइफ जीती है। 18 साल की उम्र में ग्रेबियल कॉन्वेंट छोड़ करके सिम्ट्रेस की पढ़ाई करने के लिए बोर्डिंग स्कूल चली गई। ग्रेबियल पढ़ाई के साथ साथ टाउन के अलग अलग हिस्सों में घूमने जाती है और इस दौरान उसे थिएटर का शौक भी लग गया था। थिएटर में जो एक्ट्रेस काम करती थी, ग्रेबियल को उनके कलरफुल कपड़े और मेकअप बहुत अच्छा लगता था, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो भी एक फेमस एक्ट्रेस बनेगी। ग्रेबियल ने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और अपना स्टेज नेम रखा कोको शनेल। थिएटर में काम करने से ग्रेबियल को डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग सीखने का मौका मिला, मगर ग्रेबियल को बड़ी जल्दी ही समझ आ गया था कि उसे अब तक सक्सेस नहीं मिली है जो वो डिजर्व करती है। फिर उसे पता चला कि कई एक्ट्रेस को उनके अमीर लवर्स सपोर्ट करते हैं जो उनके महंगे शौक पूरे करते थे। ज्यादातर एक्ट्रेस लग्जूरियस लाइफ जीती थी, उन्हें एक्सपेंसिव ज्वेलरी, कपड़े और शूज का शौक था। असल में देखा जाए तो अमीरों के पैसों पे मजे करने वाली ये खूबसूरत एक्ट्रेसेस किसी मिस्ट्रेस से कम नहीं थी। ये अपनी खूबसूरती का पूरा फायदा उठाते हुए किसी अमीर आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसा के रखती थी, और कोको के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका एक अमीर चाहने वाला था, एटियने बाल्सन। उसने कोको को अपने मेंशन में रहने के लिए इनवाइट किया। बाल्सन मेंशन में कुछ और लेडी गेस्ट भी आई हुई थी जिनकी सेक्सी कर्वी बॉडी के आगे कोको लड़का लग रही थी। तो कोको अगर चाहती तो कोई भी आदमी उसका दीवाना हो सकता था, मगर वो रेस्टलेस थी, वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं थी। एक दिन कोको मिस्टर बाल्सन के बेडरूम में गई। उसने उनका वार्डरोब चेक किया तो उसे कुछ ड्रेसेस दिखाई दी। उसने उनमें से कुछ ड्रेसेस निकाली और उन्हें ट्राई करना शुरू किया। उसने बटन वाली शर्ट्स, कोट पैंट और हेड पहनकर देखे। तभी उसे एक एंड्रोजेनस स्टाइल का आइडिया आया, और ये एक ऐसा स्टाइल है जो आधा मेल और आधे फीमेल स्टाइल के कपड़ों से बना हो। कोको ने कॉर्सेट और गाउन्स पहनने छोड़ दिए। मर्दों के कपड़े पहनकर उसे बड़ा ही फ्री और कंफर्टेबल फील होता था। बाकी दूसरी एक्ट्रेस उसके स्टाइल से जलती थी, क्योंकि कोको की बॉडी पर एंड्रोजेनस स्टाइल बहुत ही सूट करता था। मिस्टर बाल्सन भी उसके इस नए लुक पर फिदा थे। कोको शनेल समझ चुकी थी कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। उसे वही फ्रीडम और पावर चाहिए थी जो सोसाइटी में मर्दों के पास है, फिर चाहे वो पावर उसे सेंस ऑफ फैशन में ही क्यों ना मिले। कोको की डिजाइन किए हुए हैट इतने ज्यादा फेमस हुए कि उसने हैट्स को फेमिनिन लुक देने के लिए उन पर फीदर्स और रिबन्स लगाए थे। ये हैट्स बहुत ही स्टाइलिश और इजी टू वियर थे। पूरे शहर में कोको के डिजाइनर हैट्स की धूम मच गई थी। ये हैट्स थिएटर इंडस्ट्री की एक्ट्रेस का नया स्टाइल क्रेज बन गया, और उन्हें देखकर के शहर की बाकी औरतें भी स्टाइलिश हेड्स को ट्राई करने के लिए क्यूरियस हो गई थी। मिस्टर बाल्सन का पेरिस में एक फ्लैट था जो उन्होंने कोको को अपना बिजनेस चलाने के लिए दे दिया। हेड्स के अलावा कोको अपने डिजाइन किए एंड्रोजिनस क्लोथ्स भी सेल करती थी। उस समय औरतें फैशन के नाम पर सिर्फ कॉर्सेट्स और गाउन ही पहनती थी, मतलब कोको ने फैशन का ट्रेंड ही चेंज कर दिया था। औरतों को उसके कपड़े इसलिए भी पसंद थे क्योंकि वो उन कपड़ों को पहनकर कहीं भी जा सकती थी। शनेल ब्रांड अपने स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और डेयरिंग क्लोथ वेयर के लिए फेमस था।
कोको शॉर्ट हेयर रखती थी और अपने क्लाइंट्स को भी छोटे बाल रखने के लिए एनकरेज करती थी। शनेल ब्रांड के कपड़े अमीर औरतों के लिए स्टेटस सिंबल बन गए थे। सारी अमीर औरतें पार्टीज में शनेल की ड्रेसेस और हेयर स्टाइल का शो ऑफ करती थी। 1920 तक यानी कि 1920 तक कोको शनेल वर्ल्ड की बेस्ट फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। फैशन इंडस्ट्री में उसे एक अथॉरिटी माना जाता था, लेकिन कोको की जर्नी अभी पूरी नहीं हुई थी। कोको खुद का परफ्यूम ब्रांड रिलीज करना चाहती थी। उससे पहले किसी और फैशन ब्रांड ने परफ्यूम के बारे में नहीं सोचा था। उन दिनों मार्केट में सिर्फ फ्लोरल सेंट वाले परफ्यूम आते थे। शनेल ने डिसाइड किया कि उसका परफ्यूम सबसे अलग होगा, एक ऐसी महक वाला परफ्यूम जो किसी भी फ्लावर से ना मिले, फिर भी काफी ज्यादा खुशबूदार हो, जो लेडीज एंड जेंट्स दोनों को अट्रैक्ट करे। उसने परफ्यूम के लिए एक यूनिक नाम सोचा। मार्केट में जो परफ्यूम आते थे वो सब किसी न किसी फ्लावर के नाम पर थे, लेकिन कोको ने एक मिस्टीरियस नाम रखा, शनेल नंबर 5। इसके लिए उसने काफी मॉडर्न टाइप की पैकेजिंग भी चूज की और 2 इंटरलॉकिंग सी वाला लोगो भी क्रिएट किया। कोको ने अपना न्यू परफ्यूम एकदम अलग तरीके से लॉन्च किया। उसने अपनी पूरी शॉप में परफ्यूम स्प्रे कर दिया। हवा में खुशबू फैल गई। जो भी शॉप के पास से गुजरता वो इस खुशबू से अट्रैक्ट होकर शॉप में आता और परफ्यूम खरीद करके ले जाता। कोको ने अपने अमीर कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स भी दिए। ये परफ्यूम सबको इतना पसंद आया कि सारे पेरिस के अमीर लोग शनेल नंबर 5 यूज करने लगे। इनफैक्ट ये परफ्यूम लोगों के सर चढ़कर बोला। शनेल नंबर 5 परफ्यूम हिस्ट्री का बेस्ट सेलिंग परफ्यूम बन गया। इंसान की फितरत होती है कि वो हमेशा ही मिस्ट्री और टैबू की तरफ अट्रैक्ट होता है, और कोको शनेल इस ह्यूमन नेचर को बखूबी समझती थी। यही वजह थी कि उसने अपने पास्ट को हमेशा सीक्रेट रखा। वो हर किसी को एक डिफरेंट स्टोरी बताती थी। अपने बारे में वो इतनी सीक्रेटिव थी कि किसी से भी अपना क्रिएटिव प्रोसेस शेयर नहीं करती थी और ना ही ज्यादा पब्लिक में जाती थी। कोको ने अपने चारों तरफ एक मिस्ट्री की दीवार बना रखी थी। कोको शनेल ने अपने ब्रांड को थोड़ा सा रिबेलियस भी रखा था। उसने स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया था। सोसाइटी में औरतों को बड़े फेमिनाइन और डेलिकेट यानी छुई मुई वाली इमेज में देखा जाता था, लेकिन कोको ने औरतों के लिए जो कपड़े डिजाइन किए वो काफी डेयरिंग टाइप के थे, ट्रेडिशनल से एकदम अलग। कोको का स्टाइल बोल्ड और ब्यूटीफुल था। जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया है कि वो औरतों को शॉर्ट हेयर रखने के लिए एनकरेज करती थी, तो स्विम सूट से लेकर के लिटिल ब्लैक ड्रेस और अपने एंड्रोजेनस स्टाइल क्लोथिंग से कोको ने सोसाइटी के नॉर्म्स बदल करके रख दिए थे। एक्चुअल में ये एक ट्रिक है कि परफ्यूम शनेल नंबर 5 नाम से पता नहीं चलता कि सेंट बना किस चीज से है, जबकि रियल में ये सेंट जास्मिन और बाकी फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन है। इस तरह कोको शनेल ने पावर ऑफ डिजायर, मिस्ट्री और बिजनेस टैबू का यूज किया और अनलिमिटेड सक्सेस अचीव की। तो शनेल की इस कहानी के बाद अब आगे बात करते हैं द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। आइए इसे समझते हैं। अंटोन चेखोव रशिया के तांगरुंग टाउन में पैदा हुए। उसके फादर ग्रोसरी शॉप चलाते थे और मदर एक हाउसवाइफ थी। चेखोव की 4 भाई और एक बहन थी। चेखोव फैमिली काफी गरीब थी। चेखोव के फादर पावेल शराब पीकर के बच्चों को पीटते थे, चाहे उनकी कोई गलती हो या ना हो। फिर कुछ टाइम के बाद में चेखोव के बड़े भाई काफी बड़े हो गए। अब उन्हें और ज्यादा फादर की मार नहीं खानी थी, इसीलिए वो मास्को चले गए। निकोलाई को आर्टिस्ट बनना था और वो अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता था। दोनों भाई अपने शराबी फादर से दूर एक नई लाइफ को शुरू करना चाहते थे और पावेल भी अब अपने बेटों को रोक नहीं पाया। उसकी ग्रोसरी स्टोर में कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी। दिन ब दिन उधार बढ़ता ही जा रहा था। पावेल ना तो अपना काम ही संभाल पाया और ना ही अपनी फैमिली। एक रात वो घर छोड़ कर के चुपचाप चला गया। जिन लोगों से उसने उधार लिया था वो उनसे बचने के लिए अपने दोनों बेटों की तरह घर छोड़ चुका था। फिर बाकी चेखोव फैमिली भी घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। वो लोग भी मास्को चले आए। बस एंटोन ही अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए अकेला रह गया था। उस टाइम एंटोन सिर्फ 16 साल का था। बेचारे के पास ना तो पैसा था, ना ही उसकी फैमिली उसके साथ थी। एंटोन किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने फादर पर आता था। कुछ टाइम तक वो डिप्रेशन में चला गया, मगर फिर उसने सोचा चाहे जो भी हो वो लाइफ की हर प्रॉब्लम को फेस करेगा और वो फैमिली ट्यूटर बनकर के पैसे कमाने लगा। एंटोन ने सोच रखा था कि बड़े होकर के उसे डॉक्टर बनना है। इसके लिए वो काफी हार्डवर्क भी कर रहा था। वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ट्यूशन देने लगा। खुद वो टाउन लाइब्रेरी में जाकर के अपनी पढ़ाई करता था। लाइब्रेरी में फिक्शन पढ़ते हुए वो सपनों की दुनिया में खो जाता था। फिर धीरे धीरे एंटोन ने खुद स्टोरीज लिखना शुरू किया। वो एक सेल्फ मेड इंसान था और इस बात पर उसे खुद बड़ा प्राउड भी था। उसका टाउन तांगरोंग पहले जैसा ही था, पर एंटोन बदल गया था।
वो और ज्यादा नॉलेज हासिल करना चाहता था। इसी बीच मास्को से बड़े भाई ने लेटर भेजा कि फादर ने सबको फिर से तंग करना शुरू कर दिया है। एंटोन ने अलेक्जेंडर को वापस लिखा कि फादर की टेंशन छोड़ो और खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो। उसने मिखाई से बोला कि ये कभी मत सोचो कि तुम वर्थलेस हो, तुम्हें औरों से ज्यादा अपना सेल्फ वर्थ साबित करना है। एंटोन ने अपने फादर को उनकी हरकतों के लिए माफ कर दिया था। उन्हें लगा शायद बचपन में उनके फादर की भी खूब पिटाई होती होगी। एंटोन के फादर पावेल के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी उसकी वजह ये थी कि उनके फादर ने उन्हें आर्टिस्ट नहीं बनने दिया और एक मर्चेंट बनने पर मजबूर कर दिया था। एंटोन और उसके भाई बहनों को बिटरनेस और गुस्सा विरासत में मिल रहा था, लेकिन एंटोन गुस्से और नफरत भरी लाइफ को नहीं जीना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी और उनके सिबलिंग्स की लाइफ भी औरों की तरह नॉर्मल और खुशहाल हो। उन्हें लाइफ में किसी से भी रहम की भीख नहीं चाहिए थी। नो सेल्फ पिटी एंड नो नेगेटिव आउटलुक, वर्क एंड लव, लव एंड वर्क, ये एंटोन की लाइफ का न्यू मोटो था। और यही चीज वो अपने सिबलिंग्स यानी कि अपने भाई बहनों और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता था, जिससे हर कोई लाइफ में खुश रह सके। अपनी शॉर्ट स्टोरीज और प्लेस के जरिए एंटोन ने वर्क एंड लव का मैसेज दिया। 1879 में एंटोन मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए मास्को चले गए और अपनी फैमिली के साथ रहने लगे। उनके परिवार की हालत बड़ी खराब थी। एंटोन को देखकर के बड़ा दुख हुआ। उनकी फैमिली रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के एक टूटे फूटे बेसमेंट पे रहती है, जहाँ ना तो कोई विंडो थी और ना ही कहीं से लाइट आती थी, और ऊपर से फैमिली का माहौल भी खराब था। उनके फादर छोटी मोटी जॉब्स करते थे और माँ दिन रात घरों के कामों में उलझी रहती थी। फादर को शराब की लत के साथ बाजारों औरतों का भी चस्का था। एंटोन के छोटे भाई बहनों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। अलेक्जेंडर और निकोलाई आर्टिस्ट और राइटर थे, लेकिन उन्हें भी शराब की लत पड़ चुकी थी। एंटोन ने सोच दिया था कि वो अपनी फैमिली को चेंज करके ही रहेंगे। शुरुआत उन्होंने घर की साफ सफाई और बर्तन धोने सीखी। ये देखकर भाइयों को शर्म आई और वो भी उनकी मदद करने लगे। एंटोन को जो मेडिकल स्कॉलरशिप मिलती थी उसे वो सेव करते थे। अपने छोटे भाई बहनों को दोबारा स्कूल भेजने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। अपने फादर के लिए उन्होंने एक अच्छी जॉब ढूंढी और फैमिली के रहने के लिए एक अपार्टमेंट भी, जो पहली वाली जगह से काफी बेहतर था। फाइनली एंटोन का परिवार अब पहले से बेहतर सिचुएशन में था। एंटोन चेखोव ने एक बार बोला था कि मेडिसिन मेरी वाइफ है और लिटरेचर मेरी मिस्ट्रेस। उन्होंने अपने परिवार को बर्बाद होने से बचाया था। यही नहीं, उन्होंने सखालिन आइलैंड के प्रिजनर्स की सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए काफी मदद की। एंटोन ने अपनी राइटिंग के थ्रू उनकी टेरिबल सिचुएशन को एक्सपोज किया था। इंसान के अंदर सेल्फ सैबोटाज की टेंडेंसी होती है। जब लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो अपनी लाइफ और भी मिजरेबल बना लेते हैं, मगर एंटोन चेखोव इस बात से अग्री नहीं करते थे। उनका मानना था कि इंसान चाहे तो अपने एटीट्यूड से अपने हालात भी बदल सकता है। उनकी लाइफ का एक सिंपल और पावरफुल मोटो था, वर्क एंड लव। एंटोन गरीबी में पले बड़े, फिजिकल अब्यूज से गुजरे, एक होपलेस सिचुएशन में उनका पूरा बचपन बीता था। मगर एंटोन चेखोव एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सब कुछ फेस किया, मगर अपना मोरल कभी भी डाउन नहीं होने दिया। और एक ब्रेव इंसान वही होता है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुद को टूटने ना दे। एंटोन की इसी राइट एटीट्यूड ने न सिर्फ उनकी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना दिया था। अपनी डेस्टिनी के लिए कभी अपने हालात को ब्लेम ना करें। आपके आसपास चाहे कितने भी नेगेटिव लोग रहते हो, आप खुद कभी भी नीचे मत गिरो। चॉइस आपके हाथ में है, ये आपकी लाइफ है, इसे चाहे जैसा बना लो। तो एंटोन चेखोव की इस स्टोरी से हम काफी कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसी कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द लॉ ऑफ एमलेसनेस। आइए इसे समझते हैं। इस कहानी से मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म एक मिडिल क्लास ब्लैक फैमिली में हुआ था। वो लोग जॉर्जिया एटलांटा के रहने वाले थे। मार्टिन के फादर, जो कि एक बड़े चर्च के पादरी थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा कॉलेज में थियोलॉजी पढ़े और जब रिटायर हो तो उनकी तरह एक पादरी बन जाए। हालांकि मार्टिन ने अपने फादर की बात मानी और थियोलॉजी भी पढ़ी, मगर वो अपनी नॉलेज यहीं तक लिमिट नहीं रखना चाहते थे। मार्टिन लूथर ने कार्ल मार्क्स की लिखी किताबें पढ़ी थी और मार्क्स और गांधी जी के विचारों से काफी इंस्पायर हुए। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से थियोलॉजी में डॉक्टरेट करने के बाद मार्टिन कुछ और करना चाहते थे, मगर उनके फादर की जिद के चलते उन्हें लोकल चर्च में पादरी की जॉब करनी पड़ी। इस टाइम तक वो शादीशुदा थे और उनकी फैमिली लाइफ शुरू हो गई थी। वो चाहते तो नॉर्थ में सेटल हो सकते थे, जहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या सोशल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं था। पर मार्टिन जूनियर स्ट्रांगली फील करते थे कि उन्हें साउथ में रहकर के लोगों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए वो एक बड़े चर्च में पादरी बन गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके। मार्टिन लूथर के फादर ने उनके लिए एक सिंपल लाइफ का ड्रीम देखा था, लेकिन मार्टिन ने एक मुश्किल काम का बीड़ा उठाया था।
लोगों की मदद करने का, उनके काम आना, इसी में मार्टिन को रियल सेटिस्फैक्शन मिलता था। वो अल्बामा मॉन्टगोमेरी के बैप्टिस्ट चर्च में प्रीचिंग करने लगे। अपने हर sermon से पहले मार्टिन काफी स्टडी करते थे ताकि वो जो भी बोले सुनने वाले को इंस्पायर कर सके। वो कभी भी आफ्टर लाइफ जैसी चीजों की बात नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों को ऐसे आइडियाज बताते थे जो लोग अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सके, जैसे माफ करना, फॉरगिवनेस, और अपने दुश्मनों से भी प्यार करना। मॉन्टगोमेरी में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जोरों पर था। व्हाइट और ब्लैक लोग आपस में लड़ रहे थे। हर जगह से वायलेंस की खबरें आती थी। सड़कों में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में व्हाइट लोगों की सीट रिजर्व रहती थी, जिन पर ब्लैक लोग बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। जो भी करता था सीधा जेल भेज दिया जाता। मार्टिन लूथर किंग नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द कलर्ड पीपल के एक एक्टिव मेंबर बन गए थे। उन्हें इस ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर मिला, पर उन्होंने मना कर दिया। वो चर्च के थ्रू ही लोगों को सर्व करने में बिलीव करते थे। हालांकि प्रेसिडेंट पोस्ट का ऑफर रिजेक्ट करने के बावजूद वो NAACP से जुड़े रहे। उन्हें लोग डॉक्टर किंग के नाम से जानते थे। 1955 यानी कि 1955 में मॉन्टगोमेरी में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे एक काफी बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हो गया। एक ओल्ड ब्लैक लेडी रोजा पार्क्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में व्हाइट लोगों की सीट पर बैठ गई थी। उसे उठने के लिए बोला गया तो उसने साफ मना कर दिया था और फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया। रोजा पार्क्स NAACP की एक्टिव मेंबर थी। उसके अरेस्ट होने की न्यूज तेजी से फैल गई। पूरी ब्लैक कम्युनिटी ने एक साथ मिलकर के मॉन्टगोमेरी की पब्लिक बसेस का बाइकॉट कर दिया था। एक दिन की स्ट्राइक एक हफ्ते तक चली और फिर कई हफ्तों तक चलती रही। ब्लैक लोग अपने काम पे या तो पैदल जाते थे या कार पूलिंग करके। अब ब्लैक कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि वो लोग और ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जिसका नाम होगा मॉन्टगोमेरी इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन। एक बार फिर डॉक्टर किंग को लीड करने के लिए बुलाया गया और इस बार मार्टिन लूथर मान गए। उन्हें लगा कि लोगों को वाकई में उनकी जरूरत है, इसीलिए उन्हें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर किंग ने कई इंस्पायरिंग स्पीचेस दी। उन्होंने नॉन वायलेंस और पैसिव रेजिस्टेंस पर ज्यादा जोर दिया। गांधी जी का उन पर बड़ा इन्फ्लुएंस था, इसीलिए वो गांधी की तरह अहिंसा के सपोर्टर थे। उन्होंने ब्लैक लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से करने के लिए बोला, ताकि एंड में उनकी जीत हो। लोग अगर चाहे तो बाइकॉट और प्रोटेस्ट करते रहे, मगर कोई वायलेंस ना करे। डॉक्टर किंग ब्लैक लोगों के साथ इस लड़ाई में तब तक खड़े रहे जब तक कि मॉन्टगोमेरी में सेग्रेशन को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर लिया गया। लेकिन मार्टिन लूथर किंग के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। उन्हें व्हाइट लोगों से डेथ थ्रेट मिल रही थी। पुलिस ने उन्हें ओवर स्पीडिंग के लिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो उनका प्रोटेस्ट मूवमेंट रोकना चाहते थे। कोर्ट ट्रायल से पहले डॉक्टर किंग को एक कॉल आई। कोई आदमी फोन पर बोल रहा था, निगर, अगर तुम 3 दिन के अंदर टाउन छोड़कर नहीं गए तो हम तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारी खोपड़ी भी उड़ा देंगे। अब मार्टिन को अपनी वाइफ और अपनी न्यूबॉर्न बेबी की फिक्र होने लगी। उन्हें लगा जैसे उनके कंधों पर एक बर्डन आ गया हो। वो गॉड से प्रे करने लगे और बोले कि गॉड, मैं बहुत ही कमजोर फील कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत खो चुकी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। मार्टिन ऊपर वाले के ध्यान में डूबे हुए थे कि तभी उन्हें लगा जैसे कोई उस गहरे सन्नाटे और कंसंट्रेशन के बीच में उनसे कह रहा हो, मार्टिन लूथर किंग, जो सही हो उसका साथ दो, सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ो। और कुछ दिनों के बाद ही उनके घर को किसी ने बॉम्ब से उड़ा दिया था। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही कहा जाएगा कि उनकी वाइफ और बेटी इस हादसे में बाल बाल बच गई थी। गुस्साए हुए ब्लैक लोग उनके घर आए। लोगों को उनसे पूरी हमदर्दी थी। वो अब व्हाइट लोगों पर अटैक करने की तैयारी करने लगे, मगर डॉक्टर किंग अब बोले कि हमें अपने दुश्मनों से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे प्यार करना चाहिए। हम उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे और उन्हें शो कराएंगे कि हम उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझते। इसके कुछ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया। नया रूल निकला कि मॉन्टगोमेरी की बसेस में अब व्हाइट लोगों के लिए सीट्स रिजर्व नहीं होगी। अब ब्लैक लोग बिना डरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते थे। मार्टिन लूथर किंग पहले ऐसे ब्लैक थे जो किसी भी सीट पर बैठने के लिए फ्री थे। ब्लैक लोगों के लिए ये एक हिस्टोरिक डे था। ह्यूमंस में एक और टेंडेंसी होती है एमलेसनेस की। एक टाइम था जब मार्टिन लूथर किंग खुद नहीं जानते थे कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। उनके फादर ने उन पर जो प्रेशर डाला था वो उन्हें ऊपर उठने ही नहीं दे रहा था। वो अपना रास्ता खुद सिलेक्ट करना चाहते थे, लेकिन एक बेटे के तौर पर वो अपनी ड्यूटी भी निभाने को मजबूर थे। फिर कुछ ऐसी बातें हुई जिससे डॉक्टर किंग को एक मीनिंगफुल पाथ मिला। उन्हें अपना एम मिल चुका था। लोगों को सही रास्ता दिखाना और ह्यूमैनिटी की सेवा करना ही डॉक्टर किंग को सेटिस्फैक्शन देता था।
शुरुआत में बाकियों की तरह उन्हें भी डर लगा और हेजिटेशन हुई, पर फाइनली उन्हें हिम्मत मिली कि वो अपने अंदर की आवाज को सुने। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, फिर भी डॉक्टर किंग अपना फर्ज निभाते रहे। मार्टिन लूथर किंग को हिस्ट्री हमेशा याद रखेगी, क्योंकि उनके हार्ड वर्क और एफर्ट से ही ब्लैक लोगों पर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन का अंत हुआ, जो कि ह्यूमैनिटी पर एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। एक हायर पर्पस के साथ मार्टिन लूथर किंग लाखों लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए, जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। तो द लॉ ऑफ एमलेसनेस को समझने के बाद में अब हम समझते हैं द लॉ ऑफ फिकलनेस के बारे में। क्वीन एलिजाबेथ सिर्फ 25 साल की उम्र में इंग्लैंड की रानी बन गई थी। ये 1559 यानी कि 1559 की बात है। तब ये ट्रेडिशन था कि जो भी नया किंग या क्वीन बनेगा, पूरे लंदन में उसका प्रोसेशन होगा। क्वीन जब रानी बनी, उस टाइम इंग्लैंड क्राइसिस से गुजर रहा था। गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा उधारी थी, सोसाइटी में चोर और भिखारियों की भरमार थी, और क्वीन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक क्रिश्चियंस के बीच की लड़ाई। क्वीन के फादर हेनरी एर्थ ने प्रोटेस्टेंट्स को कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद उनकी बड़ी बेटी क्वीन मैरी की लीडरशिप चली और उसने डिक्लेयर कर दिया कि इंग्लैंड में सिर्फ कैथोलिक रिलीजियन ही रहेगा, और इस तरह कंट्री में एक ब्लडी सिविल वॉर शुरू हो गई। यही वजह थी जो क्वीन मैरी को ब्लडी मैरी भी बोला जाता है। क्वीन एलिजाबेथ के रानी बनने पर लोग ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लीडरशिप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वो इंग्लैंड में क्या चेंजेस लेकर आएगी। उनका रियल नेम था एलिजाबेथ ट्यूडोर। वो हेनरी एट और एने बोलिन की बेटी थी। एने बोलिन हेनरी की सेकंड वाइफ थी, जिसका उसने सर कटवा दिया था। एलिजाबेथ तब सिर्फ 3 साल की थी। इंग्लैंड के लोग उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। क्वीन के रानी बनने पर एक ग्रैंड प्रोसेशन हुआ। पूरे लंदन को सजाया गया था। म्यूजिशियंस और बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को एंटरटेन करने के लिए बुलाया गया था। क्वीन एलिजाबेथ ने एक एलिगेंट गोल्डन कलर का रॉब पहना था, जिसमें काफी प्रीशियस जेम्स जुड़े हुए थे। लोग ये देखकर के हैरान रह गए कि उनकी नई रानी लोगों से घुल मिल रही थी। वो बड़े सिंपल और प्यार भरे लहजे में बात कर रही थी। एक ओल्ड लेडी ने उन्हें रोज मैरी की टहनी दी। पूरे प्रोसेशन के दौरान क्वीन एलिजाबेथ वो टहनी अपने हाथों में पकड़े रही। वो पब्लिक की तरफ देख करके स्माइल कर रही थी, उनकी आंखों में देख रही थी, उनकी बातें सुन रही थी। उस दिन से क्वीन ने अपने लोगों का दिल जीत लिया था। बाकी रॉयल मेंबर आम जनता से डिस्टेंस मेंटेन करते थे, मगर क्वीन ने ऐसा नहीं किया। वो ऐसी नहीं थी। उनके चीफ एडवाइजर विलियम सेसिल का एक सीक्रेट प्लॉट था कि वो रानी को हटा करके टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि सेसिल को लगता था कि एक औरत कभी भी एक ट्रू लीडर नहीं बन सकती। ब्लडी मैरी की गलती से इंग्लैंड की जो बर्बादी हुई थी, उसे अब तक वो भूले नहीं थे। सेसिल और बाकी एडवाइजर्स ने प्लानिंग की कि वो लोग कभी भी क्वीन को इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेने देंगे जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए। फिर जो नया राजा होगा वही ट्रू अथॉरिटी होगा। हेनरी एट खुद अपने एडवाइजर्स के भरोसे रहते थे। इंग्लैंड में उनके एडवाइजर्स का राज चलता था, जबकि हेनरी जानवरों के शिकार और खूबसूरत औरतों के साथ बिजी रहते थे। पर क्वीन एलिजाबेथ अपने फादर और सिस्टर से एकदम अलग थी। स्टेट के हर मामले में रानी का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। वो आधी रात के बाद तक काम करती थी। रानी का ये डेली रूटीन था। सेसिल ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि क्वीन एलिजाबेथ एक डेडिकेट लीडर बनेगी। फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी थी। स्पेन ने जब यूरोप में वॉर शुरू करनी चाहिए, तो क्वीन ने फ्रांस के लीडर से शादी का इंटेंशन दिखाया, और रिजल्ट ये हुआ कि स्पेन इस इंग्लिश फ्रेंच अलायंस से डर कर के पीछे हट गया। अगर फ्रांस और स्पेन कभी ट्रबल करती, तो क्वीन ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक को फेवर करके इंग्लिश ऑस्ट्रियन अलायंस का हिंट दे देती थी। और जब रानी अपने मकसद में कामयाब हो जाती, तो उसके इंटेंशन ठंडे पड़ जाते। एक ऐसा टाइम भी आया जब पार्लियामेंट ने थ्रेट दिया कि अगर रानी ने जल्दी ही शादी नहीं की, तो वो मोनार्ची यानी रॉयल फंडिंग को बंद कर देंगे। क्वीन एलिजाबेथ तब किसी किंग, प्रिंस या आर्कड्यूक में इंटरेस्ट शो करने लगती, ताकि लोगों को लगे कि वो वाकई में शादी करने जा रही है, और फंडिंग मिलते ही वो कोई बहाना बनाकर अपना मैरिज प्रपोजल वापस ले लेती। क्वीन एलिजाबेथ ने शादी से बचने के लिए कई सालों तक ये ट्रिक आजमाई, और सच तो ये था कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। क्वीन एलिजाबेथ ने साबित कर दिया था कि वो अपने दम पर इंग्लैंड का राज चला सकती है। रानी को ना तो कोई एडवाइजर्स और ना ही उनके सूटर्स कभी चैलेंज कर पाए। वैसे इंसानों में एक और टेंडेंसी होती है फिकलनेस की, यानी हम लोग अक्सर बड़े गैर जिम्मेदार एक्शन ले लेते हैं। अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स समझते हैं कि उनके पास पावर और पोजीशन है, तो वो जो चाहे कर सकते हैं, और बदले में लोग बिना कोई सवाल किए उनके हर फैसले, हर डिसीजन को फॉलो करें।
लेकिन ऐसा नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ ने ये बात बखूबी समझी थी। उन्होंने हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ा ही सीरियसली लिया। उन्होंने अपनी वर्थनेस साबित करके दिखाई और वो सही मायनों में लोगों की रानी है। क्वीन वही करती है जो वो बोलती है और इसी वजह से उनके लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। रानी ने अपने सब ऑर्डिनेट्स के लिए भी एग्जाम्पल सेट किए हैं। लोग डर या मैनिपुलेशन से उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते, बल्कि उनके अच्छी कैरेक्टर और एक ट्रू लीडर होने की वजह से देते हैं।